नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो शेयर्स लेकर आया हूँ वो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से भी हो सकता है शेयर्स, और या इस शेयर्स में अवॉइड करें ये भी हो सकता है। शेयर्स का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। और क्या इसमें बन सकती है पोजीशंस, या इस शेयर को भी अभी भी अवॉइड करें, या जिन्होंने अपनी पोजीशंस लेकर रखी है क्या वो अपनी प्रॉफिट एग्जिट या एग्जिट कर दें इस स्टॉक्स में, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आऊँगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एनएससी की वेबसाइट्स पर और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, और उसके बाद इसके न्यूज़ सेशंस के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। रिजल्ट्स के बाद इसके एनालिसिस भी हम देखेंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशोज, करंट रेशोज क्या है, रेवेन्यू में हमें कितना गिरावट देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, और अभी रिजल्ट्स इसके अनाउंस नहीं हुए हैं तो आने वाले रिजल्ट्स में इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या हमारे फ्यूचर को फोरकास्ट हो सकते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्दर एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने कल जो शेयर्स दिया था आपको विप्रो लिमिटेड का, जिसमें मैंने आपसे बाय रेटिंग रिकमेंडेशंस दी थी कि आप अभी भी उस शेयर्स में बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको आज तेजी देखने को मिली 1.5 से 2% के आसपास। तो स्टॉक्स पर फर्दर उसमें आपको क्या पोजीशंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप उस स्टॉक्स को रेफर करिए, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के शेयर्स पर आऊँगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर, और आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 8.90 का। और आज के सेशंस के बारे में देखें तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में आपसे डिस्कस करूँ। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी यहाँ पर 11,36,05,399 की। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 32,3,85,443 करोड़ की जो है यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हुई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 29.04% और डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिला है। हर बार की तरह यहाँ पर भी कहूँगा कि जितने ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहता है उतने ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस के मूवमेंट्स में जो है आपको थोड़ी तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स में ऑप्शन चेंज पर मैं सबसे लास्ट में आपसे करूँगा रिकमेंडेशंस की मंथ एंड तक के इसमें क्या लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक डीप एनालिसिस अगर हम स्टॉक्स में देखें तो वो क्या हो सकता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टिकर स्टेज पर आपको लेकर आऊँगा और टिकर स्टेज पर स्टॉक्स के ओवरव्यूज के बारे में बता दूँ कि स्टॉक्स ने हमें रिटर्न्स क्या दिए हैं 1 वीक, 1 मंथ, ईयरली बेसिस और 5 ईयर्स के बेसिस पर। तो 1 वीक में अगर देखें तो 1 वीक में स्टॉक्स ने जो हमें रिटर्न्स दिए हैं 3.24% के यहाँ पर हमें रिटर्न्स प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं 1 मंथ के बारे में बात करूँ तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने जो हमें 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और ईयरली बेसिस पर अगर आपसे डिस्कस करूँ तो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स ने 52% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। 52% के पॉजिटिव रिटर्न्स इसलिए प्रोवाइड कर दिए हैं क्योंकि लो रहा था 2.40 का और हाई रहा है यहाँ पर 13.45 का। तो इस रिटर्न्स को देखकर आप खुश मत होइए कि आपको 52% का यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिला है, लेकिन कंपनी में एक्चुअल में इतना रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। 5 ईयर्स के बारे में बात करूँ तो 5 ईयर्स में आप देखेंगे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 90% कम हो चुका है, 90% स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अगर आप ये चीज मानते हैं तो स्टॉक्स में अगर 90% की गिरावट है तो स्टॉक्स आपके लिए खत्म हो चुका है, और स्टॉक्स अभी मल्टी बैगर स्टॉक्स बन चुका है। क्या स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं वो भी देखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 25,574 करोड़ का ही रह गया है, और स्टॉक्स की अगर रैंक देखते हैं आप तो 115th रैंक पर आपको देखने को मिलती है। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो एज कम्पेयर टू निफ्टी 4.4x का वॉलेटिलिटी रहता है यहाँ पर। और वहीं आगे की ओर आएंगे और एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को रिकमेंडेशंस दे रहे हैं बाय रेटिंग्स के लिए। तो टिकर स्टेज पर यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर 15 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और 15 एनालिस्ट में से सिर्फ 7% एनालिस्ट जो हैं यहाँ पर इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अभी हमारे पास कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है, और रिटर्न्स ऑफ एफडी के हिसाब से भी आपका स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम पूरे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अब आपसे थोड़ा न्यूज़ सेशंस के बारे में आऊँगा और रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। क्वार्टरली बेसिस पर मैं आपसे यहाँ पर रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा, और यहाँ पर मैं आया हूँ एनएससी की वेबसाइट्स पर एक बार वापस से आपको लेकर आया हूँ। और जून 2020 के रिजल्ट्स यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वार्टर एंडेड जून 2020, एक बार फिर से नोट करिएगा, जून 2020 और जून 2019 और 31 मार्च 2020, ये 3 फिगर्स मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर हमें क्या चेंज देखने को मिला है। तो रेवेन्यू के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ क्वार्टर एंडिंग बेसिस पर तो
10,59,390 का आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था। वहीं अगर 31 मार्च क्वार्टर एंड डेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 11,67,190 का आपको देखने को मिला था। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 9.23% के आसपास जो है रेवेन्यू में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वहीं ईयर ऑन ईयर इस बेसिस पे अगर आपसे बात करूँ तो 2019 में जून क्वार्टर की बात करूँ तो 11,20,850 का हमारा रेवेन्यू हुआ था और इस बार अगर आप देखते हैं तो 10,59,390 का आपको रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू लॉस परसेंटेज के टर्म्स में अगर आपसे बात करूं तो 5.48% जो है यहाँ पर हमारा ईयरली बेसिस पर हमारा रेवेन्यू जो है वो गिरावट देखने को मिली है। आगे की ओर आऊँगा और एनालिसिस करूंगा डीपली थोड़ा कि कंपनी के एनालिसिस में हमें कहाँ जहाँ पर ज़्यादा आइटम्स देखने को मिले हैं। तो कंपनी ने जो प्रोविजनिंग करी है जहाँ तक मैंने आपको देखा है और पाया है, तो सबसे पहले एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में डिस्कस कर लूँ यहाँ पर कि एक्सेप्शनल आइटम्स अगर आप देखते हैं लास्ट ईयर हमारे थे 94,620 के, जो कि इस बार अगर आप देखते हैं तो 19,92,320। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हो सकता है यहाँ पर प्रोविजनिंग करके रखी हो या फिर अदर चीज़ें जो कि कंपनी ने यहाँ पर करके रखी हो एजीआर से रिलेटेड। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो लास्ट क्वार्टर्स में हमारा प्रोविजनिंग था एक्सेप्शनल आइटम्स में अगर आप देखते तो 6,37,570 का आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो इतना ज़्यादा ऐसा क्या चेंज हुआ कि 19 लाख का हमें एक्सेप्शनल आइटम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आगे की ओर आऊँगा और प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करूंगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं जून 2019 में, तो अगर आप देखते हैं तो ईयरली बेसिस पर अगर आपसे डिस्कस करूं तो 6,85,460 का हमारा लॉस था, जो कि इस बार इंक्रीमेंट होकर 25,33,390 हो गया है। परसेंटेज के टर्म्स में मैं आपसे डिस्कस करूं तो परसेंटेज ऑफ टर्म्स में 600% का जो है यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो 600% का अगर आपको गिरावट देखने को मिला है एक साल के अंदर अंदर, और आप अभी भी सोचते हैं कि इस स्टॉक्स में अपनी बाय पोजीशंस रिकमेंडेशंस हैं, या मैं आपको बोलूँ कि आप इस स्टॉक्स में अपना पैसा फंसाएं और अच्छा खासा पैसा फंसा के आप थोड़े बैठ जाएं, तो ये मेरे लिए एक अच्छी सजेशन नहीं होगी। आगे की ओर लेकर आऊँगा और क्वार्टरली बेसिस पर आपसे डिस्कस करूँ कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू में और प्रॉफिट और लॉस में कितना लॉस हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर में की बात करूँ तो 11,94,880 के आसपास जो था लॉस था हमारा, और अगर आप देखते हैं इस बार तो 25,33,390 का आपको लॉस देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर आपसे डिस्कस करूँ तो ऑन एन एवरेज 3 मंथ के अंदर ही हमारे रेवेन्यू में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। 312% के अराउंड आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब आऊँगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और बैलेंस शीट P&L पर, जहाँ पर आपसे सिर्फ डेब्ट इक्विटी रेशोज और करंट रेशोज के बारे में डिस्कस करूंगा और कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो करंट एसेट्स के बारे में डिस्कस करूं और कंपनी की करंट लायबिलिटीज के बारे में यहां पर डिस्कस करूंगा आपके सामने। और कंपनी की टोटल करंट एसेट अगर आप देखते हैं यहां पर तो 1,66,861 की है, और ये फिगर्स हैं 31 मार्च 2020 के, जो कि ऑडिटेड हैं, और 31 मार्च 2019 के। तो ईयरली बेसिस पर मैं आपसे यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा हूँ, और 1,66,861 का आपको यहाँ पर करंट एसेट्स देखने को मिला था। और अगर करंट लायबिलिटीज अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो करंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो 9,57,790 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रेशोज के बारे में बात करूँ तो करंट एसेट्स का रेशो जो आ रहा है वो 0.17 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है करंट रेशो। नॉर्मली अगर 1 के ऊपर होता है तो हमारा करंट रेशो अच्छा माना जाता है और कंपनी के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए माना जाता है। यहाँ पर आप देखें तो 0.5 तो छोड़िए, 1/4 हिस्सा भी आपको करंट रेशोज भी देखने को नहीं मिल रहा है। सेकेंडली ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारा था करंट एसेट्स 1,81,997 का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारे करंट लायबिलिटीज थी 5,41,517 की। और अगर लास्ट ईयर का करंट रेशोज के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा करंट रेशो थोड़ा इंप्रूवमेंट बेसिस पर था, 0.33 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक कंपेरिजन करेंगे 2019 से लेकर 2020 पर, तो हमारा यहाँ पर करंट रेशोज भी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप स्टॉक्स में अभी भी पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो बेशक आप अपने रिस्क पर पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म सीईओ के हिसाब से अगर मैं आपसे करूं, अगर कंपनी सर्वाइवल कर जाती है तो आपके लिए मल्टीपल रिटर्न्स प्रोवाइड कर देगा। अगर कंपनी सर्वाइवल नहीं करती है तो आपको अच्छा खासा लॉस भी होने वाला है। अब आऊँगा डेब्ट इक्विटी रेशोज के बारे में बात करूंगा और डेब्ट टू इक्विटी रेशोज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो लास्ट ईयर जो 2020 और 2019 के फिगर्स आपसे डिस्कस करूंगा। 2020
2020 में अगर आप देखते हैं तो डेप्ट कंपनी के पास था टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12,51,607 का, और अगर आप देखते हैं तो इक्विटी कंपनी के पास जो है वो नॉमिनल इक्विटी है 59,799 की आपको इक्विटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डेट इक्विटी रेशोज के बारे में कंपेयर करो तो नॉर्मली 2:1 होता है हमारा डेट इक्विटी रेशो, और अगर आप यहाँ पर देखते हैं 20.93 टाइम्स जो है आपका डेप्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू इक्विटी। ये हमारे लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है और एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कंपनी के सर्वाइवल को लेकर। आगे को लेकर आऊँगा और लास्ट ईयर से कंपेरिजन करूंगा कि लास्ट ईयर हमारे पास डेप्ट था 11,58,263 का टोटल डेप्ट था, और कंपनी के पास इक्विटी थी 5,96,348 की। तो ओवरऑल अगर आपसे कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पर 13.25 का जो था आपको डेप्ट इक्विटी रेशोज यहाँ पर आ रहा था। इसका मतलब 13 टाइम्स जो है आपका डेप्ट था और इक्विटी आपका 1 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर। तो इससे कंपैरिजन करें ईयरली बेसिस पर तो आपको ऑलमोस्ट 7% जो है यहाँ पर डेप्ट में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। अब आऊँगा आपको न्यूज़ सेशंस के बारे में और करंटली क्या न्यूज़ चल रही है स्टॉक्स में वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और कंपनी के बारे में आगे देखेंगे कि क्या हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलते हैं। तो क्या AGR ड्यूज कैन भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अफोर्ड टू इंक्रीज टैरिफ, क्या इंक्रीज टैरिफ को अफोर्ड कर पाएंगे भारती एयरटेल और वोडाफोन, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा करता है। इन रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो रेटिंग एजेंसी ICRA हैज सेड दैट द टेलीकॉम इंडस्ट्री इज हेडिंग फॉर अ टैरिफ हाई बिकॉज टेलीकॉम कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सीजेबल पे आउट फॉर AGR liabilities, spectrum purchase, regular revenue share to the government and auctions installment which start from financial year 2023, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, जो हमें पेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट का। सस्टेनेबल एंड सीजेबल ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स एक्सपेंशन इज अ क्रिटिकल फ्रॉम द टेलीकॉम पर्सपेक्टिव, said ICR in a report, adding that even though the competitive intensity have come down the post the last round of tariff hike in December 2019, it's not clear if the next round of tariff hike, whenever they happen, would be across the industries or limited to telecoms facing AGR payments। तो वोडाफोन आइडिया के लिमिटेड के ऊपर तो ऑलरेडी 50,000 करोड़ का जो है ऑलरेडी यहाँ पर डेप्ट आ रहा है, जो कि AGR का ड्यू पेमेंट आ रहा है। अगर आप सोचते हैं कि कंपनी ने को डिफरमेंट जो मिल चुका है 10 साल के लिए, तो अगर नेक्स्ट ईयर से भी डिफरमेंट अगर चालू होता है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ईयर से भी अगर 10 साल से अगर 50,000 करोड़ को अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो 5,000 करोड़ जो है हर साल आपको देने को पड़ेंगे। तो कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं, तो 5,000 करोड़ का AGR का पेमेंट कैसे करेगी। और चलिए ठीक है, उसने इक्विटी के थ्रू या फिर कहीं से फंड रेसिंग भी कर लिया, तो इतना पेमेंट कहाँ से लेकर आएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल में आ जाए। तो सर्वाइवल को लेकर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा होता है। तो टैरिफ वहीं अगर कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करो तो द टैरिफ हाइक एट दिस पॉइंट सिम्स इनविटेबल्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है वापस से, इनविटेबल फॉर इनकम्पेंट से एक्सपर्ट बट कैन टेलीकॉम अफोर्ड इट, क्या उसे अफोर्ड कर पाएगी। लेट टुक एट द करंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 3 टेलीकॉम्स। रिलायंस जियोस के बारे में बात करें, एयरटेल्स और वोडाफोन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर पोस्टपेड सेगमेंट की बात करूँ तो जियो ने जो न्यूली लॉन्च किए हैं प्लान्स वो कंपैरेटिवली 20% लोअर किया है एयरटेल से, जो कि जियो स्टार्टिंग प्लान जो है 399 ऑफर नेमली डबल डेटा व्हेन द कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया 399 प्लान के। तो अगर वोडाफोन आइडिया 399 प्लान पर अगर जो डेटा आपको ऑफर कर रहा है जियो, उसी प्लान में आपको डबल डेटा ऑफर कर रहा है। नॉट जस्ट दैट जियो प्लान ऑफर, सिर्फ यही नहीं, जियो आपको प्लान ऑफर कर रहा है कंटेंट थ्रू द बंडल सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की मेंबरशिप भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर एंड यूजर के बारे में बात करूँ, और अगर जो भी वीडियो देखने वाले हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स, आप खुद भी यहाँ पर जियो चला रहे हैं ना कि वोडाफोन आइडिया चला रहे हैं, तो अगर आप वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम उसके सब्सक्राइबर तो बनिए, ताकि कंपनी को उससे रेवेन्यू तो थोड़ा बहुत हो पाएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जियो की सिम चलाऊं और जियो के बेसिस पर आइडिया वोडाफोन के शेयर्स को इंक्रीमेंट करूं, तो आपको कैसे वो इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इन द लाइकलीहुड द टैरिफ इन द पोस्टपेड सेगमेंट वुड रिमेन इंटैक्ट ऑल्दो अ लार्ज पार्ट ऑफ द पोस्टपेड subs आर एंटरप्राइज कस्टमर्स, बट जियो न्यू प्लान वुड रिजल्ट इन सब्सक्राइबर चर्न एट रिवाइवल एयरटेल एंड वोडाफोन इफ दे गो फॉर हाइक्स, से अ टेलीकॉम कंसल्टेंट। तो फ्रेंडली यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अगर अपने टेलीकॉम को लेकर टैरिफ को हाइक करते हैं, तो उन्हें अपने कस्टमर का जो है वो सब्सक्राइबर का है जो है आपको लॉस देखने को मिल सकता है। और नॉर्मली सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइबर का लॉस भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको वापस टिकट स्टेप्स पर लेकर आऊँगा और टिकट स्टेप्स पर स्टॉक्स के पीएस मतलब इसके कंपैरिजंस के बारे में बात करेंगे एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, और उसके फिर होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे, और एट द एंड फिर ऑप्शन चेन पर आपको लेकर आऊँगा कि इसमें क्या पोजीशंस हमें देखने को मिल रही है।
तो वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करूँ तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का अगर आप पी देखते हैं तो 0.22 के आसपास आपको देखने को मिलता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करें तो 4.27x आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से कंपेयर करें तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है। और भारतीय एयरटेल के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो जो चल रहा है 6.47 का, और करंट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो 2.27 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको पोजीशंस क्रिएट करना है टेलीकॉम सेक्टर में तो भारतीय एयरटेल में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है, और भारतीय एयरटेल अभी कम प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करूं तो वोडाफोन आइडिया में और भारतीय एयरटेल में आपको क्या वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है वो भी मैं आपसे और यहाँ पर वॉलिटिलिटीज़ के बारे में अगर बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगर वॉलिटिलिटी देखते हैं तो 129.58% की आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, और भारतीय एयरटेल्स के बारे में बात करूँ तो 44.84% के अराउंड आपको यहाँ पर वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। तो वोडाफोन आइडिया हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स भी आपको देखने को मिलता है, भले ही वो 5 पैसा 10 पैसा के अराउंड अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स में इतनी वॉलिटिलिटी रहती है कि आपको 129% के अराउंड वॉलिटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। होल्डिंग पैटर्न्स पर आएंगे, और लास्ट 3 मंथ्स लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईज ने अपने होल्डिंग्स में क्या करके रखा हुआ है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है, वहीं म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज करके रख दिया है। म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज किया 1.78% से, और एफआईआईज ने यहाँ पर डिक्रीज किया 1.63% से यहाँ पर अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज किया हुआ है। होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो किसके शेयर्स किसके पास कितने हैं वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर लास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लास्ट 31 मार्च 2020 के बारे में, तो 72% की जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स के पास यहाँ पर रखी गई है, और पब्लिक के पास बारे में बात करूँ तो पब्लिक के पास यहाँ पर 27.95% के अराउंड जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। अब आऊँगा वापस से एनएससी की वेबसाइट्स पर, और आपको यहाँ पर इसके ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कशन करूँगा, और 29 अक्टूबर के ऑप्शन चेन पर डिस्कस कर रहा हूँ। किसी बेसिस पर यहाँ पर मैं कैश स्टॉक्स पर इंटरडे बेसिस पर आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ, ओनली कैश लेवल की सलाह देता हूँ। और यहाँ पर आज जो मैं सिर्फ एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या लेवल्स जा सकते हैं, या टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस आपसे रिकमेंडेशंस नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक्स को मैं टोटली अवॉइड करने का रिकमेंडेशंस आपको देता हूं। 9 रुपीज़ का हमारा रहेगा एट द मनीज, और 9 रुपीज़ पर आप आते हैं तो 1,56,80,000 के आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो -7 लाख से आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो हर 1 रुपये पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर करोड़ रुपए से आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 9 रुपीज़ पर आप देखिए, 10 रुपीज़ पर आप देखिए 4,40,000, 3,23 lakhs, 3,50 lakhs, 2,20,000, 1,75,000। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर 1 रुपये के प्राइस पर जो है इसमें आपको इतना अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि इसको रेजिस्टेंस से इतना अच्छा दे रहा है, क्योंकि स्टॉक्स को अपसाइड मूवमेंट ही देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की ओर आते हैं और नीचे की ओर देखते हैं, अगर 9 के नीचे और 8 के नीचे जाता है तो स्टॉक्स में आपको रेजिस्टेंस ही नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अब आऊँगा पुट ऑप्शंस पर, और पुट ऑप्शंस पर आपसे डिस्कस करूंगा स्टॉक्स अगर नीचे की ओर जाता है तो कितना नीचे की ओर जा सकता है। तो 9 रुपये के प्राइस पर आपसे डिस्कस करूँ तो 2,21,20,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,40,000 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये सपोर्ट आपको ब्रेकआउट करता है तो 8 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 2,18,40,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करने के लिए बता दूं, स्टॉक्स में अगर 6 रुपये के प्राइस को अगर ब्रेकआउट कर दे, या फिर 6 रुपये के प्राइस को अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, तो स्टॉक्स में आपको फर्दर वापस पुराने लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि स्टॉक्स आपको 2 या 3 रुपये पर देखने को मिल सकता है। टोटली अवॉइड, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है, फाइनली रिकमेंडेशन आपको यही है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को हैं वो टोटली अवॉइड करके रखिए। मैंने जितनी कोशिश हुई मैंने उस तरीके से आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।